हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इतने हैं कि इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो चलते हैं इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, शुक्राणु और अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। तो इसको एक तरफ शुक्राणु जनन है और एक तरफ अंडाणु जनन लिख के ऐसे अंतर लिखिएगा। तो पहला अंतर देखते हैं, यह प्रक्रिया वृषण में होती है और यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। और दूसरा अंतर जो दिया है, इसमें वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है और इसमें वृद्धि प्रावस्था लंबी होती है। और तीसरा अंतर दिया है, दोनों अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु निर्माण से पूर्व होते हैं। इसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन में शुक्राणु के प्रवेश के बाद होता है। तो अब अंडाणु का नामांकित चित्र भी आपके एग्जाम में आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका मादा अंडाणु का नामांकित चित्र, बनाने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कुछ इस तरह इसका डायग्राम बनता है और इसको बोलते हैं पीतक कला और इसको बोलते हैं केंद्रक। इसको कोशिका द्रव एक लिक्विड की तरह भरा होता है, इसको साइटोप्लाज्म और या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और एक होता है जोना पेलुसिडा और जो बाहर ये होता है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो कुछ इस प्रकार आपका मादा अंडाणु का नामांकित चित्र बनता है। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडली डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिक्सचर ने पश कोशिका तथा मछलियों के शुक्राणु में न्यूक्लिक अम्ल को पृथक करने में सफलता प्राप्त की, अर्थात खोज की। अधिकांश जीवधारियों में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आगे देखते हैं, डीएनए तथा आरएनए दोनों का निर्माण पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के अणु तथा नाइट्रोजन क्षारकों के द्वारा होता है। और ये नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, जिसमें से पहला पीरिडीन्स, इसके अंतर्गत साइटोसिन, थाइमिन और यूरिसिल को सम्मिलित किया गया, अर्थात इसमें तीन आते हैं, साइटोसिन और थाइमिन और यूरिसिल। तथा प्यूरिन के इसके अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन को रखा गया है। जबकि आरएनए के निर्माण में राइबोस शर्करा भाग लेता है। ये शर्करा तथा फास्फेट अणु न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और इसमें आगे हम लोग पॉइंट वाइज करके देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, इसके दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, दोहरे कुंडलन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। और तीसरे पॉइंट को अगले देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका दिया है, डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और चौथे को देखते हैं, चौथे पॉइंट को, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन क्षारकों का युग्मन 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा होता है। और पांचवा जो देखते हैं पांचवा पॉइंट को देखते हैं, एडेनिन तथा थाइमिन तथा यूरेसिल के बीच केवल 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा युग्मन स्थापित करता है। और छठवें पॉइंट को देखते हैं, डीएनए अणु की व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है और एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। तो एक तरफ सक्रिय प्रतिरक्षा और एक तरफ निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। कुछ इस तरह से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए, अगर याद कर लीजिएगा। तो ये आपकी एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिएगा एक बार। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद में अंतर लिखिए। एक तरफ लैमार्कवाद, एक तरफ डार्विनवाद लिखेंगे। तो पहले लैमार्कवाद देखते हैं। यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है और यह प्राकृतिक चयन पर आधारित है और यह अंशागति पर आधारित है।
और यह अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग पर आधारित है और यह संघर्ष को मानता है और वातावरणीय चेंजिंग से होता है। ये एक डार्विनवाद ये कह रहा है और यह अस्तित्व के लिए संघर्ष को नहीं मानता। और देखते हैं इनके अनुसार जिराफ की भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं। और लैमार्कवाद में देखते हैं, लैमार्क के अनुसार जिराफ को भोजन के लिए अपनी टांग व गर्दन को ऊंचा करना पड़ा जिससे वे लंबे हो गए। तो इस तरह कह रहा है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। जनाब आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। ये भी देख लीजिएगा एक बार, देख रहे हैं। सहज प्रतिरक्षा एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ उपार्जित प्रतिरक्षा। यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है और यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है और यह जन्म के समय से मौजूद रहती है और यह जन्म के बाद मौजूद होती है। तो कुछ इस तरह से आपका दोनों में अंतर हो गया। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जननांगों की अर्सिस। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यौन संचारी रोग से आप क्या समझते हैं, इसके रोकथाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं यौन संचारी रोग कहलाते हैं अथवा रतिज या यौन रोग कहलाते हैं। इसका रतिज भी नाम है दो, और ये निम्न प्रकार के होते हैं। इससे इनके इसके आगे देखने से पहले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है उसको देख लेते हैं, जो कि दिया है आईवीएफ दिया है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। और GZIFT दिया है, इसका मतलब है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे डायरेक्ट। तो अगला आप देखते हैं, इनके ये निम्न प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं हम, पहला सुजाक हो गया और यह रोग नाइसेरिया गोनोराई नामक जीवाणु द्वारा होता है। अब इसके लक्षण को देखते हैं, ये पुरुष में इस रोग का संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है और ये रोगी मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा और कष्ट मतलब होती है, ये सुजाक रोग है। और दूसरा दिया है उपदंश। उपदंश यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा फैलता है और इसका लक्षण देखते हैं। इसका लक्षण दिया है, इस जीवाणु के संक्रमण की प्रथम अवस्था में नर के शिशन और मादा की योनि पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं और परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय मस्तिष्क यकृत अस्थियों को भी प्रभावित करते हैं और इतने खतरनाक होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पौधों में दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था। तो इसको बहुत ही आसान है, देख ले रहे हैं एक बार। एसजी नवासिन सन 1889 में सर्वप्रथम फिटलेरिया तथा लिलियम पौधे में दोहरा निषेचन की खोज की थी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। और दिया है अगला नेक्स्ट, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो एक बार कमेंट कीजिएगा तो फिर से मेंडल के तीनों नियम का हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, इसको देखते हैं अब। तो इसको देखते हैं, रासायनिक खादों की तुलना में यह कम समय में काम करता है लेकिन इसका असर बहुत बढ़िया होता है और इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हीं को जैव उर्वरक कहते हैं और ये मिट्टी की उपज की अर्थात उर्वरता को बढ़ा देते हैं, मतलब मिट्टी उपजाऊ बना देते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, लीडिंग कोशिका के कार्य हैं। तो लीडिंग कोशिका के कार्य टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करता है और यह द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। तो अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता अर्थात हॉटस्पॉट स्थल क्या है। ये आपके
एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। और एक लीडिंग कोर्स का और एक और इससे पहले जो बताए हैं डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि किस पौधे में दिया देखा गया था। तो जैव विविधता को देखते हैं यहाँ पे, जहाँ का स्थान संकट में होता है उसे जैव विविधता कहते हैं। कितना आसान है। और यहाँ के प्राणी संकट में होते हैं और बढ़ा चढ़ा के आप सब लिख सकते हैं। मतलब कि वहाँ का पर्यावरण जो होता है खराब होने लगता है और उसके और तो जंगल जैसे कटने लगता है तो वहाँ के प्राणी संकट में आ ही जाते हैं। तो वही है आपका हॉट स्पॉट स्थान। तो अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी एक यौन संचारी रोग को लिखे तथा रोकथाम उपाय भी बताइए। तो पहला आपका है ये एड्स और गोनेरिया संक्रमित रोग हैं। एड्स और गोनेरिया संक्रमित रोग हैं और इनके उपाय जो हैं संबंध न बनाना, मतलब संबंध बनाने से एड्स और गोनेरिया होते हैं। तो आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या बताना है। तो देखते हैं डाउन सिंड्रोम में 2n+1 अर्थात 44 प्लस x और प्लस कोष्टक 12 होता है। मतलब इसमें जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक ज्यादा हो जाएगा तो डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। और टर्नर सिंड्रोम में एक माइनस मतलब 46 से 45 होते हैं और क्लाइनफेल्टर में मतलब 47 हो जाते हैं। इससे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें लिखेंगे मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों या उनके उत्पादों में बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। और टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अर्थात इनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। टीका स्मृति वी तथा टी कोशिकाएं बनाती हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं अर्थात प्रतिरक्षी बना लेते हैं, एंटीबायोटिक का काम करते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ये आपको 60 में देखने को मिल सकता है। तो C6H12O6 है जो होता है मतलब ग्लूकोज में H2O और ऑक्सीजन में 8 डिवाइड हो जाते हैं और ऑक्सीजन साथ में मतलब ऑक्सीजन निकलता है। तो वही इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब इसी में अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, डीएनए खंड को जोड़ने का कार्य लाइगेज होता है, लाइगेज करता है। और डीएनए खंड को तोड़ने के लिए आणविक कैंची होती है जिसको प्रतिबंधन एंजाइम या न्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं और इसको लाइगेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए को जोड़ने का काम करेगा और एक तोड़ने का आणविक कैंची या प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डाउन सिंड्रोम किससे कहते हैं, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं? आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको चलते हैं देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है अर्थात गुणसूत्रों की संख्या के 46 की वजह 47 हो जाते हैं तो इसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है, इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं कॉमनली सामान्य मतलब, और एक अधिक गुणसूत्र हो जाएगा तो इसे डाउन सिंड्रोम कहेंगे और ये मंगोली जड़ता के नाम से भी जाने जाता है। अब इसी में लिख सकते हैं आगे, इसी में आगे लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, होठ नीचे की ओर लटका हुआ होता है और त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला होता रहता है और ये मंद बुद्धि के होते हैं तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मंगोली की भांति दिखाई देता है, मंगोली की भांति। इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। तो इतना आप सब याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा
किसी खूनी बलात्कारी अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नता का पता लगाया जाता है। इसे सर्वप्रथम सर्वप्रथम अलेक्जेंड्री नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बार और या वीर्य, योनि द्रव या अन्य पदार्थों से डीएनए लेते हैं और तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की डीएनए लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं। बस ये इतना है जो कि एकदम सरल भाषा में लिखा गया है। इसको एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी आपके एग्जाम के लिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है और एक रानी मधुमक्खी और एक श्रमिक मधुमक्खी, एक नर या ड्रोन मधुमक्खी होती है और एक निषेचित अंडे से, और श्रमिक जो होती है ये भी निषेचित अंडे से, और रानी मधुमक्खी भी, और जो नर या ड्रोन मधुमक्खी है ये अनिषेचित अंडे से होती है। तो इसमें लिखेंगे रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है, वही जो ऊपर दिया था, और श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। और रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक जनन अंग अविकसित होते हैं। तो कितना सरल और कितना आसान भाषा में एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो भी है इम्पोर्टेंट है। अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखे हैं। तो इसमें लिखेंगे वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थापित भ्रूण के शरीर में माता का रक्त का पोषण पहुंचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, और उसे अंग को अपरा कहते हैं या प्लेसेंटा। अपरा को प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। इसके द्वारा भ्रूण को ऑक्सीजन व पोषण प्राप्त होता है, मतलब अपरा के द्वारा। और दूसरा जो है इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण से रुधिर तक पहुंचते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भाशय बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। तो ये आपके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो अपरा में लिख सकते हैं, और ये अपरा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उलभेदन या एम्ब्रियोथोसेंटिसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, उतना नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रुधिर के कार्यों को लिखिए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एक बार देख लीजिएगा, देख ले रहे हैं। रक्त द्रव संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है और यह द्रवी भाग प्लाज्मा तथा फ्लोटिंग कोशिका कणिका से निर्मित होते हैं, और प्लाज्मा में विभिन्न घुलित अकार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव पाए जाते हैं। और इससे कोशिकीय कणिका आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल रक्त के कार्य या विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे गैस, हार्मोन इत्यादि को शरीर से विभिन्न ऊतक अंगों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये आपका ब्लड का कार्य है, ये भी देख लीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।